नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आज न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की चुनाव एक्सप्रेस आ पहुंची है औद्योगिक इमेज रखने वाले कानपुर, जिसे मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। कानपुर की पूरी जनता भी हमारे बीच में मौजूद है। उनके मन में क्या है, इस पर बात करेंगे। कानपुर में विकास कितना हुआ है, जनता ने कितने पॉइंट्स अपने प्रत्याशी को दिए हैं या उसको दिए हैं जिसे 2017 में वोट देकर उस पद तक पहुंचाया था, इस पर चर्चा होगी। लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के रण की बात की जाए तो सियासी संग्राम और उस पर दावेदारी लगातार जारी है। अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि तीसरे और चौथे चरण में ही समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी, तो ऐसा ही दावा भाजपा की तरफ से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी भी रैली के दौरान कह रहे हैं कि अब की बार सपा का सुपड़ा साफ होगा, तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी के बूथों पर भूत नाचेंगे। लेकिन इस तमाम बयानबाजी के बीच करहल सीट, जो कि इस वक्त सबसे हॉट सीट बनी हुई है, वहां पर जबरदस्त तरीके से चक्रव्यूह बिछाया गया है। एक तरफ सपा की तरफ से बड़ा दावा है तो मुकाबले को दिलचस्प एसपी सिंह बघेल की एंट्री ने बना दिया है। तो किसने क्या कहा सियासी संग्राम में, उस पर चर्चा होगी। जानेंगे कानपुर के मन में क्या है, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। पहले दो चरण में किसके 100 पार? पहला दूसरे में 100 पार, तीसरे में आप सफाया करोगे और चौथे में सरकार समाजवादियों की बन जाएगी। कि फिर एक बार यूपी कह रहा है आएगी तो भाजपा ही, आएगी तो भाजपा ही, आएंगे तो योगी ही। करहल के किले पर किसकी विजय पताका? गुरु पहले भी आए हैं। जब धर्म युद्ध कुरुक्षेत्र में हो रहा था तो द्रोणाचार्य जी अर्जुन जी के सामने थे, लेकिन गुरु शिष्य परंपरा हमारी ये रही है कि जो पुत्र से भी बढ़ के है। विरोधी के पास वोट नहीं है, वोट नहीं है और वो सब दल में घूम आया है। कोई दल नहीं बचा जिसमें ना घूम के आया हो सकता है नंबर लगाया हो कि समाजवादी पार्टी में भी आ जाएंगे बाद में, इसीलिए संबंध बनाने करहल में आया है। कानपुर में चमकेगी किसकी किस्मत? चुनाव में अखिलेश को हार दिखती हो रही है, तो खराब स्वास्थ्य के बावजूद उन्होंने नेताजी को याद किया है। ये उनकी बौखलाहट, घबराहट, हार का सीधे सीधे प्रतीक हो रहा है कि जो स्वयं कह के गए थे कि वो नहीं आएंगे, वो आ गए हैं। जो भी उम्मीदवार यहाँ हैं वो अशेष उम्मीदवार हैं, कांग्रेस को भारी बहुमत जिताने। हाँ, मेरी भावना है उसको पूरी भावना का आदर करते हुए अखिलेश को भारी बहुमत जिताना और समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाना। योगी शाह वर्सेस अखिलेश मुलायम। पेशेवर दंगाई और माफिया प्रदेश के अंदर फल फूल रहे थे। आज वही उत्तर प्रदेश, जिस उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले दंगा, भय, आतंक, ये उत्तर प्रदेश की पहचान थी। जरा ढंग से देखो कौन लोग अपराधी दिखते हैं, कौन लोग माफिया दिखते हैं। माफिया लोग वो हैं जो माफिया को क्रिकेट खेलने का मौका देते हैं। समाजवादी लोग कभी इस तरह का काम नहीं करते। चुनाव एक्सप्रेस महाबहस कानपुर से लाइव शाम 7:56 पर। तो इस वक्त सवाल यह है कि पहले और दूसरे चरण में आखिर किसके हुए हैं 100 पार, जिसका दावा सपा भी कर रही है और भाजपा भी कर रही है। करहल में किसका होगा विजय तिलक और कानपुर का मन कौन जीतेगा, इसी पर करेंगे चर्चा और उत्तर प्रदेश की सियासत और विकास के मुद्दों पर भी होंगे सवाल। पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। भाजपा का पक्ष रखने के लिए राघवेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के नेता चंद्रेश सिंह जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे अमित पांडे जी, बहुजन समाज पार्टी का पक्ष रखेंगे राधेश्याम भारती जी और आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं उमेश चंद्र श्रीवास्तव जी। लेकिन सबसे पहला सवाल सत्तारूढ़ दल भाजपा से, राघवेंद्र मिश्रा जी ये बताइए, आज चुनाव प्रचार में एक बड़ी अलग स्थिति दिखी। मतलब एक तरफ योगी अमित शाह तो दूसरी तरफ अखिलेश और मुलायम। समाजवादी रथ पर आज एक साथ मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और शिवपाल यादव नजर आए हैं और उनका यह कहना है कि बहुत जल्दी बीजेपी के बूथ पर अब भूत नाचेंगे। ऐसा नहीं है,
भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। हमारे यहाँ छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा पदाधिकारी हो, समानता का व्यवहार है। चूंकि जहाँ तक समाजवादी पार्टी की आप बात कर रही हैं तो ये परिवारवाद का गोतक है। चाचा भतीजे और बेटे अगर मंच पर है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो हमेशा से चलता रहा। तो मतलब यहां से भी अपना जवाब देते वक्त आपने परिवारवाद का जिक्र कर दिया कि ये तो चाचा भतीजों की पार्टी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था, एक समय चिट्ठी लिखकर किसी ने बताया था कि 40 से ज्यादा लोग तो पार्टी से ही जुड़े हुए रिश्तेदार हैं जो अलग अलग पदों पर हैं। देखिए, किसी की योग्यता पर प्रश्न उठाना बिल्कुल सरासर गलत है। अगर कोई अपनी योग्यता से बढ़कर के आगे आता है और उसके ऊपर आप किसी तरह का आरोप लगावें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे झूठी पार्टी है, जिनके मुखिया आज हम लोगों के सम्मानित प्रधानमंत्री हैं और उनके 15 लाख रुपयों का इंतजार आज पूरे देश के 130 करोड़ लोग आज तक कर रहे हैं कि वो कब मिल जाएंगे, कैसे मिलेंगे। इसको देख करके उन्हीं के पचिन्हों पे चलते हुए उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार विकास के नाम पर धोखा, आम जनजीवन वादे तो आप भी बहुत बड़े बड़े कर रहे हैं। कह रहे फ्री राशन मिल रहा है, हम तो फ्री घी भी देंगे। ये हमने किया है। ये हमने पिछली सरकार में जब हम मुख्यमंत्री थे 12 से 17 में, तो हमने कन्याओं को 300 यूनिट फ्री, सिंचाई के लिए पानी फ्री, ये फ्री, वो फ्री। 2017 से पहले क्यों नहीं सर इतना फ्री किया? ये सब कहीं नहीं जाते थे। अरे लैपटॉप दिए जिससे आज बच्चे आगे पढ़ रहे हैं, आगे हायर स्टडीज कर रहे हैं। कन्याओं को विद्याधन दिया जिससे नवबालिकाएं आज आगे बढ़ करके अच्छी स्टडीज कर रही हैं। और वृद्धाओं को पेंशन से लेकर तमाम वो योजनाएं आम जीवन में जो लोगों की जरूरत है वो हमने देने का काम किया है। बिल्कुल। और इन मुद्दों पर और इन बातों पर आप चुनाव 2017 में भी लड़ चुके हैं, 2019 में भी लड़ चुके हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आज अखिलेश यादव कह रहे हैं कि नाम बदल लेना चाहिए, उसे भारतीय झूठ पार्टी या भारतीय झगड़ा पार्टी नाम रख लेना चाहिए। उनका तो यह भी दावा है कि बहुत सारे लोगों ने अपने संबंध अभी से बनाने शुरू कर दिए हैं कि इस पाले से उस पाले पहुंचने में आसानी होगी चुनाव के बाद। देखिए, हम तो कह रहे हैं कि राम कहा तो हम द्रोही हो गए, मंदिर कहा तो विद्रोही हो गए, और जिन्हें वंदे मातरम से ऐतराज है राष्ट्रवादी आज बस वही हो गए। ये कैसा सवाल है? अखिलेश जी इस बात को जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो भी अपने चुनावी एजेंडे में शामिल किया था उसको अक्षर सा पालन किया है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर हमने चिकित्सा की व्यवस्थाओं को ठीक किया है, प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज देने का काम किया है। उन बहुत सारे गरीबों को 34 लाख गरीबों को आवास, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना के नाम पर हमने दे दिया है। ठीक है, किस तक पहुंचा है किस तक नहीं पहुंचा है ये जनता बताएगी, जनता से सवाल लेंगे। लेकिन सबसे पहले कांग्रेस के नेता के पास चलते हैं। ये बताइए, चरणजीत सिंह चन्नी ने जो पंजाब में कहा, यूपी बिहार के भैयाओं को खदेड़ने की बात कही गई, प्रियंका गांधी ताली बजाती दिखी, इसको बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया है और प्रधानमंत्री मोदी बार बार रैली से दोहरा रहे हैं और कह रहे सब कुछ एक तरफ और राष्ट्रवाद एक तरफ। कहीं उल्टा पड़ गया लगता है आपका ये दांव? यूपी में नुकसान तो नहीं होगा आपको? यूपी में क्या नुकसान होने जा रहा है? हम लोग तो यहाँ पर समानता की लड़ाई को लड़ रहे हैं, न्याय अन्याय की लड़ाई को लड़ रहे हैं, लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ कोविड में कितना काम किया, अभी अस्पतालों की बात मैं सुन रहा था। कांग्रेस ने यूपी में कोविड में क्या क्या काम किया है? कोरोना पीरियड में सबसे ज्यादा काम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया। अच्छा, सबसे ज्यादा काम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया। कांग्रेस के लोगों ने बसों का इंतजाम कराने का काम किया। इनके समय में लोग पैदल घूम रहे थे, आप सब लोग तो इस बात के गवाह हैं। हम लोगों ने टिकटें देने का काम किया। जब बसें उपलब्ध कराई जा रही थी तब ये लोग कहाँ थे? आज इनके विजय रथ निकलते आप लोग देख रहे हैं, रथों को निकलते देख रहे हैं। कोविड के पीरियड में इन लोगों ने क्यों नहीं इंतजाम किया था? लोगों के घरों तक पहुंचाने का काम क्यों नहीं किया था? ठीक है, ये इस पर सवाल हम भाजपा के नेता से लेंगे, लेकिन उससे पहले बीएसपी का रुख करते हैं। सपा की तरफ से ये भी आरोप लगाया गया कि बहुजन समाज पार्टी और AIMIM ये दोनों सिंबल अलग अलग हैं लेकिन इनके दिल एक ही हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग पूरी मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और किसी भी व्यक्ति से, किसी भी पार्टी से किसी प्रकार का कोई गठबंधन नहीं है हम लोगों। लेकिन आप हैं कहाँ ये बताइए? उत्तर प्रदेश की सरजमी पर हैं। बहुत देर से नहीं नजर आए सर आप। सुनिए तो 2007 में भी आप लोग यही कह रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी कहीं दिखाई अब तो 2022 है, एक दशक बीत चुका है। राजनीति करने का तरीका बदल गया, राजनीति बदल गई, वोटर्स की जनरेशन बदल गई।
उससे कोई बात नहीं। 2007 में भी आप लोग यही आरोप लगाते थे कि बहुजन समाज पार्टी दिखाई नहीं पड़ रही, लेकिन बहुजन समाज पार्टी आम जनमानस के सहयोग से पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना के साथ आम जनमानस के। ठीक है, आपको उम्मीद है कि लास्ट ओवर में बैटिंग करने उतरेंगे और सीधा सेंचुरी बना के निकलेंगे। शुभकामनाएं आपको। आम आदमी पार्टी सर कहाँ है? आपने तो बहुत बड़े दावे किए थे। यहाँ तो एक चौराहे पर झाड़ू रख के आपने कहा था कि भ्रष्टाचार का सफाया, क्रिमिनल का सफाया, ये सफाया वो सफाया। कहाँ है आज धरातल पर आप? धरातल पे आज हम दिल्ली में ये चैलेंज के साथ में हम आज इतना कर पाए हैं कि लोगों को मुद्दे पर लेके आए हैं, ना जात पर ना धर्म पर। जितनी भी पार्टियां यहाँ से बनी हुई हैं और करप्शन पर जितने लोग खड़े हुए हैं, जितनी पार्टियां हैं आपके सामने, ये करप्शन पे हैं टोटल। हमने शिक्षा विश्व स्तरीय शिक्षा किया, जो कि देश में ही नहीं विश्व में पूरे। लेकिन दिल्ली में कोई नया स्कूल तो नहीं खोला आपने? नया स्कूल जो व्यवस्था चल रही है उसको सुदृढ़ बना करके और आगे हमने विश्व में बिल्कुल चर्चित करा दिया है। जल हमने बिल्कुल फ्री कर दिया है, गरीबों को फ्री किया है। क्योंकि जब एक सांसद विधायक जो भी प्रतिनिधि होता है वो अपने लिए फ्री कर सकता है, जब हम जनता को देते हैं तो इनको सबको नफरत पैदा होती है। ये जात की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं और इनके पास में नफरत की बात होती है। इसमें क्या है, देश में सबसे ज्यादा। ठीक है, फ्री आपने दिल्ली से शुरू किया, लेकिन देखते देखते अब वो यूपी तक पहुंच गया। सपा ने तो फ्री का पिटारा शुरू कर दिया और भाजपा तो कह रही है हम बहुत कुछ फ्री में दे रहे हैं। जनता से जुड़ा सवाल ले लेते हैं। आप लोग अपना हाथ उठाइए जो पूछना चाहते हैं। मैं एक एक करके माइक लेकर आऊंगी सबके पास। चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्येंद्र सिंह है, मैं एनएसजी कमांडो हूँ। मेरा एक सवाल है कि भाजपा श्री राम की बात करती है, तो माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री ने कल बोला श्री राम का गाना बंद करो, ये क्यों बोला? इसके बारे में माननीय नेताजी कुछ बताएंगे? जवाब दीजिए इनकी बात का। देखिए, किसी व्यक्ति ने क्या कहा इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। पार्टी की लाइन बिल्कुल साफ है। हमने अयोध्या के अंदर भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर का भव्य निर्माण प्रारंभ किया है। काशी में बाबा विश्वनाथ धाम का हम लोगों ने कार्य बनाकर उसका उद्घाटन भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है। और एक बात मैं फिर ये कह रहा हूँ कि अयोध्या सजाई है, मथुरा भी काशी भी सजा दी है। घनश्याम कृपा कर दो कि मथुरा भी सजा दी है। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि जो राम को लाए हैं आप उनको लेकर आइए। और कौन सवाल पूछना चाहते हैं यहाँ पर? क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम नरेंद्र सिंह पिंटू ठाकुर है। मेरा भारतीय जनता पार्टी से ये प्रश्न है कि आज से पहले बहुत सारे डाकुओं ने आत्मसमर्पण किया और उसके बाद फूलन देवी, मलखान सिंह, मोहर सिंह, ऐसे ही आत्मसमर्पण किया था विकास दुबे ने, तो उसको दिन दहाड़े मार दिया, हत्या कर दी। तो क्या जो धनंजय सिंह, विजय सिंह ये क्रिकेट खेल रहे हैं तो उनको जिस तरीके से मारा, तो न्यायालय का फिर क्या मतलब है? कोर्ट का क्या मतलब रह जाएगा? कोर्ट को बंद कर देना चाहिए। योगी जी को ऐसे ही लोगों को दिन दहाड़े हत्या कर देनी चाहिए, क्योंकि हत्या पूरे देश ने देखा है, मीडिया ने दिखाया है कि खुले हम सुबह सुबह उठ जाकर के हत्या करते हैं। कुछ और लोगों से सवाल लेते हैं, एक एक करके मैं सवाल लेकर जाऊंगा। मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से है। मैं पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, हमारे बाबा जी कह रहे थे कि 80 और 20 की लड़ाई है, तो जो मनीष कानपुर का व्यापारी जिसकी गोरखपुर में हत्या हो गई पुलिस द्वारा, वो 80 में से 20 में से? मैं ये सवाल। ठीक है, और क्या नाम है आपका? दीपक ठाकुर। मैं समाजवादी पार्टी के माननीय चंद्रेश जी से पूछना चाहता हूं कि जब जब आपकी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आई है, तब तब मऊ दंगा हो, चाहे मुजफ्फरनगर का दंगा हो, चाहे कानपुर का दंगा हो, चाहे आजमगढ़ का दंगा हो, वो चाहे हज हाउस बनवाना हो, चाहे कब्रिस्तान बनवाना हो, चाहे वो भारत माता को डायन करना हो, आखिर इस तरह की राजनीति उत्तर प्रदेश को आग में झोंकने का काम कब तक आप लोग करते रहेंगे? चलिए, दो सवाल हमारे पास आए हैं। एक सवाल भाजपा के नेता के लिए और दूसरा सवाल सपा नेता के लिए। तो पहले सवाल का जवाब आप ही दे दीजिए कि जिस माफियावाद और दंगे को कंट्रोल करने की या क्राइम कंट्रोल की आप बात करते हैं, उसकी लिस्ट भी क्या सेलेक्टिव है? देखिए, लिस्ट बिल्कुल सेलेक्टिव है और आपने काफी कुछ इस पर काम भी देखा होगा कि हमने नहीं, सेलेक्टिव से मतलब है कि आपके लिए बदमाश कोई और कुछ और लोग जो क्रिकेट खेल रहे हैं वो बदमाश नहीं है? नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जो भी उत्तर प्रदेश में कानून को अपने हाथ में लेने का काम करेगा वो कानून के दायरे में रहकर सजा को प्राप्त भी करेगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस दिन उत्तर प्रदेश की शपथ ली थी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था गुंडे या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दें या तो उनकी या तो उनका स्थान जेल होगा। अगला सवाल आपके लिए। दंगों की एक लिस्ट गिनवाई है किसी ने भीड़ के बीच से कि सपा की सरकार होती है तो इस तरह के दंगे होते हैं, और यही आरोप चुनावी समर में भी आपके लिए लग रहा है। और हर नेता जो है वो चिल्ला चिल्ला के स्टेज से यही कह रहा है कि दंगा फसाद नहीं चलेगा, माफियावाद, दंगावाद, अपराध गिन के इस तरह के आरोप आप पर लगे। देखिए, हमने बताया सबसे पहले कि ये दुनिया की सबसे झूठी पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है।
इसका काम केवल झूठ को प्रचार प्रसार करना है। हम पूछना चाहते हैं कि हाथरस में रात में 2 बजे एक अबला कन्या को रात में 2 बजे पेट्रोल डाल के आपने क्यों जलाया? आपकी मानवीय संवेदनाएं छीड़ हो गई हैं। आप मानवीय संवेदनाओं के परे हो गए हैं। मत करिए आप। आपको कन्याओं से, महिलाओं से कोई लेना देना नहीं। आप नारा लगाते हैं कन्या बचाओ कन्या पढ़ाओ, और रात के 2:30 बजे आप उसकी हत्या करके उसके साथ रेप करने के बाद उसको आप जला देते हैं। ये कहाँ का न्याय है? ठीक है, कुछ लोग यहाँ से सवाल करना चाहते हैं, क्या नाम है आपका? एक एक करके बोलेंगे, ऐसे पीछे से कोई नहीं। मेरा नाम राहुल है। मैं भारतीय जनता वाले से पूछना चाहता हूँ, ये किस मुद्दे पर लड़ेगा? जय श्री राम के मुद्दे पर। इनको कुमार मित्तल, जो मित्तल जी ने गाना गाया, इनको धन्यवाद अदा करना चाहिए, क्योंकि ये कहते हैं जो राम को लाए। अगर ये राम को ला सकते हैं तो नीरव मोदी, विजय माल्या को क्यों अभी तक नहीं ला पाए? इससे पहले एक IAS अधिकारी जिनको ढूंढा जा रहा है, ये उसको क्यों नहीं ला पाए अभी तक? ये कुछ नहीं, ये सिर्फ बहरूपिया बन के आए, जनता को राम के नाम पे ठगने का काम है। कोई और कुछ पूछना चाहते हैं आपसे? जी आगे आइए, आप आगे आइए। क्या नाम है आपका? मनप्रीत सिंह नाम है मेरा। मैं इनसे बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूँ, जो 5 किसान लखीमपुर में मारे थे, उसके दोषी को जमानत क्या मिल गई है? ये तो सर कोर्ट में है, इसमें तो मैं और आप भी कुछ नहीं कह सकते। मामला न्यायालय में होता है, मामला न्यायालय में होता है और उस सबूतों पर ही न्यायालय में फैसले होते हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुशल निगम है। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी के मुख्यमंत्री ने जो चुनाव के समय बिजली के यूनिट 3 रुपए घटा दिए थे, तो जिस समय 2 साल से या 1.5 साल से जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था, जिसमें लोग अपने मकान का किराया नहीं दे पा रहे थे, बच्चों की स्कूल की फीस नहीं दे पा रहे थे, नौकरी से निकाल दिए जा रहे थे, उस समय उन्होंने क्यों करा? आज क्या वोट के लालच की वजह से उन्होंने ये यूनिट कम करा है? ठीक है, ये सवाल भाजपा के नेता के लिए कि ये बताइए, ये जो बिजली दरों को कम करने की बात हो रही है, ये चुनावी स्टंट है? मतलब चुनाव पास में आए, हाथ पांव फूलने लगे, इसीलिए दांव आपको चलना पड़ा? इतने समय से क्यों नहीं आपको जनता की याद आई? देखिए, हम चुनावी कोई भी स्टंट नहीं है। हम जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। जिनकी सरकारों में चौराहों के ट्रांसफार्मर चंदे से बनवाए जाते हो, वो आप 300 यूनिट बिजली की फ्री की बात कर रहे हैं। हमने तो जो कहा, इसी कानपुर महानगर के अंदर 12-12 घंटे बिजली की कटौती होती थी। हम लोग विपक्ष में रहकर रोड जाम करते थे, विरोध प्रदर्शन करते थे। आज हम लोगों ने कानपुर शहर ही नहीं, उन गांवों को भी 24 घंटे बिजली देने का काम किया, जहाँ 1 हफ्ते रात में आती थी, 1 हफ्ते दिन में आती थी। अच्छा ये बताइए, ऐसे था क्या? वो तो कह रहे हैं कि हमने बिजली दी, पानी दिया, उसमें जात पात धर्म थोड़ी पूछी। हमारे तो जितनी भी योजनाएं हैं वो सारे लाभार्थी हमारा वोट बैंक है, आप जात पात लेकर आते हैं बीच में। अब इनकी जब सत्ता जाने लगी है तो इनको बिजली की याद आने लगी है। बिजली के मूल्य 3 रुपए से बढ़कर 6 रुपए हो गए। डीजल पेट्रोल पंप सब ने सैकड़ा पार कर दिया है। ये सारी की सारी झूठी योजनाओं पर अब ये समझ रहे हैं कि ये बेनकाब हो चुके हैं जनता के सामने। और प्रथम 2 चरण में समाजवादी पार्टी ने जो बढ़त ले ली है, उससे घबरा करके अब इनको योजनाओं पे योजनाएं देने का काम याद आ रहा है। ठीक है, चलिए, वैसे ये फ्री की बात तो लगभग हर पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में आ चुकी है, बसपा को छोड़ के। ये बताइए, कानपुर की अगर बात करें तो किसी वक्त ये कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन आज तो आपका कुछ अता ही पता नहीं है यहाँ पर। आप जवाब दीजिए, माइक आपके सामने। हम लोग मुद्दों पर बात कर रहे हैं। कहीं न कहीं हमारा संगठन कमजोर रहा है, इस बात को स्वीकार करने में कोई दो राय नहीं, लेकिन हम लोग मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं कि युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है। हम पूछना चाहते हैं महिलाओं पर अत्याचार कब बंद होंगे। हम पूछना चाहते हैं किसानों पर अत्याचार कब बंद होंगे। हम पूछना चाहते हैं महंगाई पर अंकुश कब लगेगा। हमारे प्रश्न है, हम चाहते हैं मुद्दों पर चुनाव हो। ये जातिवाद, ये हम हवा निकाल देंगे, हम भर्ती ये निकाल देंगे, हम तो कह रहे हैं हम भर्ती निकालेंगे। तो इन सारी बातों पर प्रश्न कब होंगे? ये सब काम भी करते रहना चाहिए। युवाओं के ये मुद्दों की बातें हैं, और चुनाव और वोट मुझे लगता है मुद्दों पर होना चाहिए, मुद्दों पर आधारित। ठीक है, मुद्दों पर बात हो, और मुद्दे क्या है वो जनता बताएगी। ठीक है, आप कांग्रेस के सपोर्टर है, आप कार्यकर्ता है कांग्रेस के? आदित्य चौबे, जिला अध्यक्ष कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ। मैं भाजपा वालों से केवल एक सवाल पूछना चाहता हूं कि हमारे भाजपा के चाहे राष्ट्र के नेता हो या प्रदेश के नेता हो, केवल दिन भर वो इनका एक टेप चला करता है कि देश में 70 साल से कोई विकास नहीं हुआ। जिस समय अंग्रेजों से जो है कांग्रेस पार्टी ने देश को आजादी दिलाई थी, उस समय कांग्रेस पार्टी ने नहीं, पूरा देश लड़ा था स्वाधीनता। उस समय सुई भी हमारी विदेश से आती थी। आज 2014 तक हम लोगों ने जहाज बनाने का काम किया। मोदी जी ने अगर आज
मोदी जी बेच रहे हैं, किसको बेच रहे हैं? बनाए तो कांग्रेस। सवाल क्या है? सवाल मेरा केवल इतना इनसे ये है कि जिस तरीके से ये आज की तारीख में धर्म के नाम पर, जातवाद के नाम पर, धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं आप। मैं लेके जाऊंगी, पीछे चलते, पीछे वहाँ कुछ लोग रहते हैं। हाँ, ये इधर, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र मिश्रा, कौशल मिश्रा। मैं माननीय समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष महोदय से ये पूछना चाहता हूँ कि इनकी पिछली सरकार में 40,000 वैकेंसी पुलिस की आई थी, जिसमें 34,000 वैकेंसी में केवल इटावा और मैनपुरी के बच्चे सेलेक्ट हुए थे। क्या सारे मेधावी वहीं रहने वाले थे क्या? चलिए ये सवाल पूछ लेते हैं, बताइए जरा, टैलेंट की खान, सारे मेधावी, सारे ज्ञानी क्या इटावा मैनपुरी में बसते हैं? उनका सवाल आया वहां से जी। क्योंकि पश्चिम का क्षेत्र आपको मालूम है कृषि पे आधारित क्षेत्र है और वहाँ की ब्रीड जाट, गुर्जर और यादवों की जो ब्रीड है वो बड़ी ब्रीड है। लेकिन सर किसी एग्जामिनेशन के फॉर्म या एलिजिबिलिटी फॉर्म में ये सब थोड़ी भरना होता है, कौन कहाँ की ब्रीड है? आप ये बताइए, जो एंट्रेंस क्लियर करता है उसको नौकरी मिलती है। उनकी ब्रीड बड़ी है, वो हार्ड वर्क करते हैं, लंबी मेहनत करते हैं, ताकतवर होते हैं। तो ये सब आलसी है, ये सब आलसी है, पढ़ते लिखते नहीं है। अब वो ताकतवर लोग होते हैं, परीक्षा में पास हो रहे हैं, दौड़ में पास हो रहे हैं, कूद में पास हो रहे हैं, हाई जंप में पास हो रहे हैं, तो आप उनको कैसे रोक सकते हो? ठीक है, ये बताइए, आपने पुलिस की भर्तियां ही नहीं करी होंगी, सारी ब्रीड तो वहाँ पर है। देखिए, ब्रीड से अपना कोई तात्पर्य नहीं है। हमारे यहाँ जो भी योग्यता, सारी चीजें योग्यता का मानक है। जहाँ तक आप रोजगार और बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने शपथ ली थी तो उत्तर प्रदेश के अंदर 18% बेरोजगारी थी, जो घटकर आज 5% हो गई। हमने 1.61 करोड़ युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार दिया है। बोलिए, आप भैया, बात पूरी अपनी बात करिए। कहने के लिए कोई दिक्कत है क्या? आप लोगों के पास माइक पहुंचेगा, धैर्य रखें, आप अपनी बात पूरी करिए। हाँ, तो हमारे यहाँ जो भी हमारे रोजगार दर था, इनके यहाँ बेरोजगारी दर 18% था जब इनकी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर थी। जब 2017 में योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार है, तो आज 2022 में हम खड़े हैं, उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर 5% रह गई। ये आप दावा कर रहे हैं, पीछे उस तरफ अभी एक भी सवाल नहीं हुआ है। आप बोल चुके हैं, इधर आइए, आप आगे आइए, इधर, हाँ बताइए। मैडम, हम झूठी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहते हैं कि 2017 का चुनाव, गंभीरता से मैडम हमारा क्वेश्चन करिएगा, 2017 का चुनाव ये आए थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की आ गई झूठी सरकार। हम पूछना चाहते हैं, अब जिन्ना, पाकिस्तान, केरल और जम्मू कश्मीर अब क्यों खा रहे हैं? ये महंगाई पे क्यों नहीं बात करते? ठीक है, ये सवाल आपके लिए कि महंगाई पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है, और जिन्ना की एंट्री किसने करी उत्तर प्रदेश के चुनाव में? बताइए, इस बात का जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि महंगाई है, और जिन्ना पाकिस्तान कौन कर रहा है? जिन्ना पाकिस्तान तो इन्हीं के मुखिया कर रहे हैं। जब इस देश के ऊपर आतंकवादी हमले होते हैं, प्रदेश की सेनाएं सर्जिकल स्ट्राइक करती हैं, तो इन्हीं के मुखिया उसका सबूत भी मांगते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? जब देश पर किसी आतताई संकट का सामना हमारे जवान करेंगे, उनको भी बेड़ियों में बांधने का काम इन कांग्रेस की गवर्नमेंट ने किया था। आज आप जवानों की स्थितियां देख लेंगे, और आज किसी का साहस नहीं है। जिस पाकिस्तान हम पर बार बार उंगलियां उठाता था, बार बार हमारे जवानों को प्रताड़ित करता था, उनके सरों को काटकर फुटबॉल खेलने का काम करता था, अगर आज देश की सेना ने उसका जवाब दिया, तो इनके मुखिया को भी उसका जो है प्रूफ चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, जिन्ना का जिक्र, पाकिस्तान का जिक्र समाजवादी पार्टी की तरफ से हुआ है। अगर विकास और सरकार चलाने की उपलब्धियों की फेहरिस्त इतनी लंबी थी, तो क्यों पाकिस्तान और जिन्ना का जिक्र हुआ? देखिए, सबसे पहले आडवाणी जी पाकिस्तान जाकर के जिन्ना की कब्र पर चादर चढ़ाने का काम करते हैं। हम लोग आइडियोलॉजिस्ट हैं, सोशलिस्ट हैं, हम किसी का अपमान करने में विश्वास नहीं रखते हैं, उसका आदर और स्वागत सम्मान करने में विश्वास। लेकिन जिन्ना उस लायक नहीं है। भारत में जिन्ना का जिक्र नहीं हो सकता। जिन्ना भारत के लिए किसी तरह का ना उदाहरण हो सकते हैं, ना वो किसी संदर्भ में हो सकते हैं। आप बताइए, उन्होंने जिन्ना पाकिस्तान कर रहे हैं, तो आप नकाब की बात कर रहे हैं। मतलब सबको पोलराइजेशन चाहिए। हम बात कर रहे हैं कि ये जिन्ना की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं गन्ना का समर्थन मूल्य दे दीजिए। पर हिजाब का जिक्र करने की जरूरत क्यों पड़ी? हम बात कर रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं गन्ना का समर्थन मूल्य दीजिए, हम बात कर रहे हैं कि आप समर्थन मूल्य दीजिए धान का, हम बात कर रहे हैं आप समर्थन मूल्य दीजिए गेहूं का। लेकिन उसके साथ साथ हिजाब की बात कर रहे हैं। बिकिनी पहन के लड़कियां स्कूल जाएं, उसको उसकी आजादी से जोड़ रहे हैं। यूनिफॉर्म का पालन स्कूल में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसको छोड़कर आप उसको इस्लाम खतरे में उससे जोड़ रहे हैं। कोई क्या पहनेगा, इसको कौन तय करेगा?
इसको लोकतंत्र में, इसको संविधान में कौन तय करेगा? इसको हम और आप नहीं तय करेंगे, ये संविधान तय करेगा कि किसको क्या पहनना। तो देश में बुर्की और नकाब पर बैन थोड़ी है, ये तो स्कूल की यूनिफॉर्म है, उस पर बात हो रही है। आप तो उसको ऐसे जोड़ रहे हैं जैसे देश में कोई पाबंदी लगा रहे हैं। नहीं, तो हम ये कह रहे हैं कि इसको कौन तय करेगा, किसको क्या पहनना है, ये कौन तय करेगा? ये संविधान तय करेगा कि ये हम और आप तय करेंगे? स्कूल प्रशासन तय करेगा कि उसकी यूनिफॉर्म क्या होनी चाहिए और सबको मानना बाध्य होगा। ये बताइए, यहाँ आपने सबका जिक्र सुना, जिन्ना, पाकिस्तान, नकाब, हिजाब, विकास की फेहरिस्त, भर्तियां, नौजवान नौकरी चाहता है। बहन जी की सरकार थी, आपने क्या पिटारा खोला था नौजवानों के लिए? बहन जी की सरकार में सर्वजन हिताय की भावना के तहत सभी वर्ग के लोगों को बड़े पैमाने पर नौकरियां देने का काम हुआ, बैकलॉग भरने का काम हुआ, प्रदेश का समग्र विकास हुआ, चारों तरफ खुशहाली का वातावरण कायम करने का काम किया गया। बहन जी ने जाति धर्म से ऊपर उठ करके सभी सर्व समाज के भलाई के लिए अपने पूरे शासनकाल में कार्य करती रही। किसी भी प्रकार से किसी भी भर्ती में किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं रहा और सभी लोग निष्पक्ष तरीके से चयनित। ठीक है, आप ये दावा कर रहे हैं और यही चुनाव में भी रिपीट कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार चला रही है, पंजाब में भी आप बड़ा दावा कर रहे हैं, तो बताइए आपके विकास के मॉडल में नौजवानों के लिए क्या रहा दिल्ली में? सबसे पहले नौजवानों के लिए हमारे पास में रोजगार के लिए व्यवस्था गारंटी योजना है। जैसे कि अब यहाँ पर ये बेरोजगार कर रहे हैं, अभी फॉर्म भरे गए थे, तो सबसे पहले केंद्रीय मंत्री आकर के साफ साफ कहा उन्होंने कि इतनी करोड़ फॉर्म आ गए। अरे शर्म करना चाहिए, ऐसे केंद्रीय मंत्री को चुल्लू भर पानी पर डूब के मर जाना चाहिए। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी प्रभावहीन प्रधानमंत्री नहीं है, ये प्रभावहीन प्रधानमंत्री हैं। दूसरी चीज, जो चीज इसमें प्रधानमंत्री हैं ये प्रभावहीन। दूसरी चीज, ये जो यहाँ पर सीएम है ये भी प्रभावहीन। 6.5 कह रहे गंगा साफ हो गई है। ये आज दोस्तों मेरे पास में गंगा घोटाले के प्रश्न पत्र हैं, 10-10, 12-12 सीएम के जो वर्तमान में कहते हैं गंगा साफ हो गई है। देखिए आरती आज यहाँ पर हो रही है और नाला था, उसकी गंदगी हम देखते थे कितनी जाके गिरती है, आपको नजर नहीं आती। वहाँ सेल्फी पॉइंट पर लोग मैं हाथ जोड़ कह रहा हूँ, मैं बहन जी हाथ जोड़ कह रहा हूँ कि घोटाला लेकर के, ये पैसा लेकर के, ये नमाम गंगे के नाम लेकर के ये घोटाला अगर न हो तो मुझे जेल भेज दें। मैंने इसमें स्टैम्प पेपर भी लगाया हुआ है, स्टैम्प पेपर लगा करके मैंने साइन किया, अंगूठा लगाया। ये सवाल में भाजपा नेता के पास रख देती हूँ। ये बताइए, नमामि गंगे इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, गंगा की साफ सफाई को लेकर बहुत बड़े दावे किए जा रहे हैं और कानपुर से कितने गंदे नाले उसमें गिरते हैं, उसकी तस्वीर सबने देखी है। तो अब आम आदमी पार्टी का कहना है कि अब भी वो गंदगी बदस्तूर जारी है और उसमें भ्रष्टाचार और घोटाला हुआ है। अब इनका क्या कहना है, ये कहते रहे। हमने कहा था अविरल गंगा निर्मल गंगा, आज गंगा जी के पानी से हम लोग स्वयं आचमन करते हैं। ब्रिटिश समय से कानपुर महानगर के अंदर एक नाला था, सीसा मुंह नाला, जिसको भी हमने पूर्ण रूप से टेप करने का काम किया है और उसको एक सेल्फी पॉइंट का रूप दिया है। जहां तक कानपुर के प्रदूषण का समय है, कूड़े निस्तारण प्लांट को जो इनकी सरकारों में चलाने का साहस इन्होंने नहीं कर दिखाया, वो हमारे यहाँ कानपुर महानगर की महापौर प्रमिला पांडे जी के नेतृत्व में वो प्लांट अनवरत चल रहा है। ठीक है, काउंटर करना चाहते हैं यहाँ पर सपा और कांग्रेस, आप कुछ कहना चाहते हैं? भ्रष्टाचार, गंगा की सफाई को लेकर जो गंगा के सफाई को लेकर जो भ्रष्टाचार हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, विश्व का सबसे बड़ा नाला सीसा मऊ नाले का उद्घाटन करने आए थे और वो जब जीना चढ़ रहे थे तो जीने में जो घोटाला था वो लड़खड़ा करके गिर गए, क्योंकि इतना घोटाला उनके आने पे उनके सामने दिखाई दिया। ठीक है, कांग्रेस के नेता भी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से 10 सेकंड में बात पूरी करिए, उसके बाद में पब्लिक के पास जाऊंगा। सर आप चिल्लाइए मत, आप धैर्य बनाए रखिए, आप चिल्लाइए मत। ठीक है, आप चिल्लाइए मत, आप सब रखिए, आप भाई शोभा नहीं देता, आपको शोभा नहीं देता, अनुशासन बनाए रखिए। माँ गंगा की बात करने वाले लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि जो लोग माँ गंगा की बात करते हैं, उन लोगों ने यही कानपुर में बिठूर में माँ गंगा के सीने को छलनी करने का काम किया, बालू का अवैध खनन किया और माँ गंगा की आरती करने का जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। मेरा प्रश्न है कि माँ गंगा के सीने को छलनी करके कितनी मात्रा में बालू निकाली गई है? ठीक है, आप अवैध खनन का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन जनता सर्वोपरि है, यहाँ जो रहती है उसने क्या महसूस किया? हाँ बताइए। मेरा नाम उदय द्विवेदी है, मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि कोरोना काल में कितने लोग ऑक्सीजन और मेडिसिन की वजह से मरे और कितने यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने शराब की दुकानें खुला दी पर चाय की दुकानें बंद रखी।
इस बेरोजगारी में कितने युवा है जिनकी शादियां नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, कोई और कुछ पूछना चाहता है? हम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और सभी पार्टियों से, आम जनमानस से भी बस यही प्रार्थना करना चाहते हैं, थोड़ी देर शांति से एक लाइन आप जल्दी से सवाल पूछिए। एक लाइन मेरा सुन लेना। जरूर। घुस जाला बिलिया में सांप बीछी गोजर, अरे घुस जाला बिलिया में सांप बीछी गोजर, चलेला जब चाप के बाबा का बुलडोजर, चलेला जब चाप के बाबा का बुलडोजर। और ये बुलडोजर उन्हीं के ऊपर चल रहा है जिन्होंने आज तक देश को लूटा। ठीक है, यहाँ से कोई कुछ पूछना चाहता है? एक मिनट आराम से, आप बोल चुके हैं। मेरा नाम अनिल चौरसिया है। मैं केवल भाजपा की प्रवक्ता से ये पूछना चाहता हूँ, 5 साल हो गए उनको पूरी सरकार में, 5 काम केवल जो कानपुर में किए गए हो, जो उनकी सरकार में हुए 5 काम 5 साल में, आप बोल चुके हैं। मैडम, मेरा नाम शुभम भट्ट है। मैं समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूँ, यदि आपकी सरकार 0.1% भी आती है तो उत्तर प्रदेश के स्कूल कॉलेजों में शरीयत का कानून चलेगा या संविधान का? ये सवाल मैं दोनों के सामने रख देती हूँ। बीते 5 साल में कानपुर में 5 बड़े काम कौन से हुए वो बता दीजिए, और आप ये बता दीजिए कि वह पब्लिक पूछ रही है अगर सपा की सरकार आएगी तो संविधान से देश चलेगा या शरीयत के कानून से देश चलेगा? देखिए, देश तो संविधान से ही चलेगा, और जिस तरीके से देश की सीमा पर बैठे 700 किसानों ने अपनी जान दी है 13 महीने तक बैठ करके, प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए कि आपने कानून लागू करने के बाद 700 लोगों की मृत्यु के उपरांत उसको वापस क्यों लिया? अगर आप वापस ले रहे हो तो निश्चित रूप से वो कानून आपने गलत बनाए थे। उन्होंने तो कहा हम समझा नहीं पाए, अगर उनको नहीं चाहिए तो हम वापस ले रहे हैं। वो समझा नहीं पाए तो उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो देश की जनता को समझा नहीं सकते हैं तो उन्हें देश का प्रधानमंत्री रहने का अधिकार नहीं है। ठीक है, आप बताइए, यहाँ लोकल जनता से सवाल आया है कि बीते 5 साल में 5 ऐसे काम बता दीजिए जो कानपुर के उद्धार के लिए आपने किए। 5 काम आप बता रहे, पूर्वांचल एक्सप्रेस है, आप देख सकती हैं। कानपुर में सबसे तेज चलने वाली मेट्रो आप देख सकती हैं। ऐसे कई उदाहरण, मतलब ये 5 आप पूछ रहे हैं, 50 का आपको डाटा दे सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारी मात्रा में बदलाव आए हैं। जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश के अंदर एक स्वर्णिम चतुर्भुज योजना को लाने का काम, सिर्फ सड़कों को जाल बचाने का काम प्रारंभ कराया था। भारतीय जनता पार्टी ने उसमें 100 गुना और बढ़ोतरी करने का काम किया है। ठीक है, जनता से सवाल। मैडम, मेरे 2 क्वेश्चन है भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। एक क्वेश्चन है रोजगार का और एक क्वेश्चन है कन्या बचाओ का। एक खुशी देवी लड़की है, समझे, शादी करके 5 दिन घर में रही, वो क्या अपराधी हो सकती है? आप बताइए, आप पत्रकार, आपने भी चैनल में चलाया, आप ये सवाल का उत्तर दे दीजिए। बताइए, आज भी जेल में आप खुशी दुबे की बात कर रहे हैं? आप बोल चुके हैं, आप भी बोल चुके हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग कह रहे हैं बूथों पे भूत नाचेंगे, इन्होंने कहा था, ये सपा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के बूथ पर भूत नाचेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को हम बता देना चाहते हैं कि जो इन्होंने कहा है कि भूत नाचेंगे, जो गड्ढा मुक्त की बात करते थे, गड्ढा मुक्त नहीं हुआ, और 10 तारीख को इनको गड्ढे में डाल देंगे समाज पार्टी का। ठीक है, बैठिए, ये सपा ने कहा है। आप बोल चुके हैं। हम राघवेंद्र बजाज, हम कांग्रेस के प्रवक्ता से ये पूछना चाहते हैं कि कल प्रियंका गांधी जी के साथ चन्नी जी ने जब मंच से कहा कि उत्तर प्रदेश वालों और बिहार वालों को हम पंजाब से निकाल देंगे, तो प्रियंका गांधी ताली बजा के हंस रही थी। क्या हमारे देश का ऐसे विभाजन करने जी, ये सवाल मैं उनसे पूछ चुकी हूँ, लेकिन आपने पूछा है तो मैं फिर उनके बीच फिर मैं लेकर जाऊंगी उनके पास। 2-3 सवाल आ चुके हैं। क्या नाम है आपका? रुकिए। मेरा नाम महेंद्र विक्रम है और मैं समाजवादी पार्टी के चंद्रेश जी से सवाल है मेरा कि ये किस मुंह से वोट मांग रहे हैं? ये इनकी पार्टी गरीब और किसान विरोधी सरकार है। 2015 में सूखा पड़ा था, 2 दर्जन से ज्यादा लोग भूख से मर गए, और उसके अलावा 2017 से 2012 के बीच में इनके कार्यकाल में सिर्फ बुंदेलखंड में 1200 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की थी इनकी भ्रष्ट नीतियों की वजह से। इन्होंने फसल बीमा नहीं दिया, फसल बीमा की रकम खा गए। ये किस मुंह से सरकार, ये किस मुंह से वोट मांग रहे हैं इस तीसरा चरण में? मैम, युवाओं के भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे, हम 10 सालों से प्रयास रोजगार। ठीक है मैडम, मैं ये कहना, भाजपा का जो एक पहले आता था गाना
टीन 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 टीन। अच्छे दिन आने वाले हैं जो कहते थे, उनको सीखना चाहिए अखिलेश यादव जी को। अखिलेश यादव जी के घोषणा पत्र में न तो एक्सप्रेस वे था, न डायल 100 थी, न जो हमारी जो बड़ी बड़ी एम्बुलेंस घूम रही है न वो था। सवाल क्या है आपका? सवाल हमारा ये है, जो इनका नारा था टीन 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 टीन, मोदी जी आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले, कब आएंगे अच्छे दिन? जनता परेशान है। हाँ जी बहन जी, नारे लगा रही हैं आप, क्या कहना चाहती हैं? अखिलेश भैया आएंगे। अच्छा, ठीक है, आप क्या कहना चाहती हैं? मैं कहना चाहूंगी कि अगर उनकी गवर्नमेंट आती है तो हम महिलाओं को कितनी सुरक्षा दे रहे हैं और कितनी दी है। आज बीजेपी को झूठा बोल रहे हैं। आज हम इतने लोगों के बीच में आज मैं अकेली खड़ी हूँ और इनकी गवर्नमेंट आती है तो क्या मैं अकेली खड़ी हो सकती थी? क्या आप बता सकते कितनी सुरक्षा देंगे सपा गवर्नमेंट वाले? ठीक है, ये इमेज समाजवादी पार्टी के साथ चल रही है। जनता के बीच से सवाल आया है। देखिए, एक नागरिक वहां पर है, उन्होंने हाथ उठाया है और वो ये कह रही है कि आज भाजपा की सरकार में मैं इतनी सुरक्षित हूँ कि यहाँ अकेली खड़ी हूँ। सपा की सरकार आएगी तो दे पाएंगे इतनी सुरक्षा? हमने तो महिलाओं का हमेशा सम्मान किया है और हर महिला के साथ उत्पीड़न पर हमने आंदोलन किए हैं और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि अखिलेश जी की सरकार होगी और आप निर्भीक होकर के पूरी रात जहां भी चाहेंगी विचरण कर सकती है। हमने नवीन मार्केट बनवाया, हमने क्रिस्टल पार्किंग बनवाई, हमने जू बनवाया, हमने ग्रीन पार्क चालू करवाया। ठीक है, एक सवाल और जनता के बीच से आया था। उन्होंने 2015 का एक आंकड़ा दिया और कहा कि कुछ लोग भूखे मर गए। बुंदेलखंड में किसानों ने आत्महत्या की और आज आप किसानों के साथ होने का दावा करते हैं, उनके रहनुमा बनने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, ऐसा है जो वर्तमान में दिखाई दे रहा है ये आपको, पूरी दुनिया को, पूरे देशवासियों को दिखाई दे रहा है किस तरह से 13 महीने तक टूल प्लाजा पे लोगों ने बैठ करके अपने प्राणों की आहुति दे दी, जान दे दिया। और उसके बाद ये अगर इस तरीके का सवाल उठा रहे हैं, इनकी तो पार्टी झूठी है, इनको तो जुमला देने की आदत है। जनता ने सवाल किया है। हाँ, और क्या कहना चाहते हैं? रुक जाइए, उधर सवाल नहीं हुआ, उधर सवाल नहीं हुआ। आप बोल चुके हैं, आप बोल चुके हैं, आप बोल चुके हैं, आप बोले आएंगे। इन भाजपा वालों से एक बात कहनी थी, आएंगे गजब नतीजे, अखबार देख लेना, इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। अरे आप क्यों बेकाबू हो रहे? पीछे हटिए आप। ये जय श्री राम चिल्लाते हैं, केवल इनसे ये पूछ लीजिए, हिंदू मुस्लिम जय श्री राम छोड़ करके केवल 5 काम बताने भाजपा के नेता ने क्या किया है? 5 वोट मांगे जा रहे हैं भाजपा। ये मजाक था, दोनों चाचा भतीजे आपस में, बंद करिए सब झूठ फैलाना। सवाल आपके लिए भी जनता के बीच से आया। पंजाब की उसी घटना का जिक्र किया गया और कहा गया कि प्रियंका गांधी ताली बजा रही थी। अब किस मुंह से यूपी में वोट मांगेंगे जब यहाँ के भैयाओं को पंजाब में खदेड़ने की बात कर रहे हैं? जहाँ तक महिलाओं की बात है तो सबसे पहले 40% की हिस्सेदारी देने का काम उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने, माननीय प्रियंका गांधी जी ने। नहीं, लेकिन भैयाओं को क्यों खदेड़ेंगे और यहाँ यूपी में वोट मांगेंगे? मैं इस विषय पर एक बात कहना चाहता हूं कि 2014 में एक गुजरात के मुख्यमंत्री ने कहा था हम उत्तर प्रदेश के युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने का काम करेंगे। उस समय से आज तक पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश की जनता तालियां बजा रही है और हंस रही है। इस पर इनका क्या कहना है, इनसे पूछ लीजिए। आप प्रियंका गांधी और यूपी बिहार के भैयाओं पर कुछ नहीं बोलना चाह रहे हैं? इधर से हम सवाल ले चुके हैं, यहाँ कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? अजय, पत्रकार नाम हमारा। सबसे बड़ी समस्या ये है, 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, प्रेस में सेंसरशिप लगा दी थी। कोई फैसिलिटीज इंदिरा गांधी ने नहीं दी, कांग्रेस ने दी। अभी अखिलेश जी ने आज और कल पत्रकारों के लिए बोला है, वहाँ पे पत्रकारों से मिसबिहेव हुआ। मायावती जब जीत के आई थी तो उन्होंने पहली सभा में अपने लिए पत्रकारों के लिए बहुत उल्टा सीधा बोला था। अभी तक किसी भी पार्टी ने, न ही मुलायम सिंह ने, न ही अखिलेश ने, न ही जो इन्होंने योगी जी ने, किसी ने भी मीडिया के लिए कुछ नहीं बोला। और जबकि सन 1975 में जब इंदिरा जी ने बैन लगाया था, तब से आज तक उनकी उपेक्षा हो रही है और मीडिया के लिए किसी ने कोई। ठीक है, आपकी नाराजगी मीडिया वर्ग के लिए। क्या नाम है आपका? आरव अग्निहोत्री। क्या एज क्या है आपकी? 15। अच्छा, आप वोटर भी नहीं है लेकिन फिर भी कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, ये मैं पूछना चाहता हूँ कि जब सारे लोग इतने साल से थे तब क्यों इतने भिखारी लोग अभी भी हैं? ये क्या समझाना चाहते हैं आप? इनके साथ हैं? हाँ।
इतनी पार्टियां आती है, उसके बाद में भी सब कहते हैं कि हम राशन दे रहे हैं, हम घर दे रहे हैं, हम सबके लिए कर रहे हैं। उसके बाद में भी जितने भी सिग्नल है, लोग तंगी में क्यों हैं या बेगर्स क्यों दिखाई देते हैं रेड लाइट पे? ठीक है, मेरा कहना है कि जिस तरह आपको मौका दिया था मैंने, सारी सरकारी चीजों को प्राइवेट करते जा रहे हैं, बेचते जा रहे हैं। ठीक है, तो सरकारी नौकरियों की अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। उधर से सवाल ले लेते हैं, शो खत्म करने का वक्त आ रहा है। हाँ जी बताइए। मेरा नाम पीयूष सिंह संटी है। मैं मैडम भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता पूछना चाहता हूँ कि देश का गृह मंत्री बोलता है कि देश खतरे में है, मुख्यमंत्री कहता है गर्मी निकाल देंगे, तो ये भर्ती कब निकालेंगे? ये फ्री बांटने वाले जो हैं, ये फ्री का जो इतना स्कीम बता रहे हैं सारे दल मिलके, ये फ्री कहाँ से लाएंगे? ये फ्री लाएंगे अगर तो उत्तर प्रदेश की क्या तरक्की करेंगे ये? ठीक है, मतलब सरकार पे बोझ बढ़ेगा जाते जाते। हाँ। बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी, बहन जी मायावती थी, तो उस समय 5,368 करोड़ का स्वास्थ्य मिशन का घोटाला हुआ था। माननीय अंटू मिश्रा जी जो स्वास्थ्य मंत्री थे, और 3 सीएमओ जेल के अंदर मार दिए गए थे। मैं पूछना चाहता हूं बसपा के लोगों से कि अगर दोबारा सरकार आ गई तो कितना फिर सीएमओ मारने का काम करोगे? आदरणीय खैर जाओ, सुनिए, राहुल गांधी जी के पास या सोनिया गांधी जी के पास ऐसा कौन सा व्यवसाय है जो इतने हजारों करोड़ों की संपत्ति है? साथ ही साथ अखिलेश जी के पूरे परिवार में, मैं तो एक नौकरी करता हूँ तो 1 लाख रुपए नहीं मेरे पास, इनके पास कौन सी ऐसा कार्य है? ठीक है, संपत्ति पर सवाल करें। लास्ट सवाल। मैम, मैंने आपसे पहले, हम लोग आपके बहुत बड़े फैन हैं और पहले भी क्वेश्चन किया, आपने उसका जवाब नहीं लिया। अब मैं फिर पूछ रहा हूँ कि जिनको इलाहाबाद में जो आज यहाँ पे लाठियां पड़ी, वो ना उस पर मीडिया ने बहुत सवाल पूछा है और छात्रों पर उस तरह लाठियां बरसाने को लेकर सबने बहुत नाराजगी जाहिर की है। चलिए, शो खत्म करने का वक्त हो गया है, सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सभी ने अपनी पार्टी का पक्ष रखा और कानपुर की जनता के मन में क्या है आज अपने सवालों से जनता ने दिखा दिया है।